हे प्रभु, हमें शक्ति दो। हल पर धैर्य और प्रेम की भक्ति दो। दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदल दे। हम हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो। उनके जीवन को सक्षम और आसान करो। सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ। स्वीकारता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरें करे तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो। दया नहीं, सम्मान करे, इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो। दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो। दुनिया के झंझावत हमें न डिगाए। हर कदम पर हमें ऐसा संबल दो। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु। मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। यह सुंदर प्रार्थना आज के हमारे विशेष अतिथि श्री रविंद्र कुमार दुबे जी द्वारा स्वरचित है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। मेरा नाम दिव्या गुसाई है और मैं एक हेल्थ कोच होने के साथ साथ एक लेखिका, एक कंटेंट राइटर एवं एक टीचर हूं। और आज आप सभी की एक होस्ट और दोस्त भी। स्पेक्ट्रम मंच अवेयरनेस प्रोजेक्ट की मैं एक कोर टीम मेंबर हूं और साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट एक ऐसा मंच है जो समाज में समावेश, स्वीकृति और विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और शिक्षित करना है, ताकि हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण कर सके। हमारा मानना है कि एक साथ मिलकर हम विविधता का जश्न मना सकते हैं और एक दूसरे की अनोखता का सम्मान कर सकते हैं। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय एक ऐसी पुस्तक है जिसे 62 माता पिता और केयर गिवर्स ने लिखा है, एक दुनिया ऐसी भी। यह पुस्तक उनके अनुभवों को साझा करती है कि उन्होंने स्पेक्ट्रम पर मौजूद अपने बच्चों का परिवेश कैसे किया, किन चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने अपनी अनोखी राह कैसे खोजी। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की टीम अब इन माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ एक संवाद श्रृंखला का आयोजन कर रही है। इस पहल का उद्देश्य अन्य माता पिता और केयर गिवर्स को प्रेरित करना है, ताकि वे डटे रहें और अपने बच्चों के लिए खुद के समाधान ढूंढ सकें। आज की चर्चा के मुख्य अतिथि श्री रविंद्र जी को मंच पर बुलाने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के एक छोटे से गांव काचरी में जन्मे कुशल प्रशासक श्री रविंद्र जी वर्तमान में ड्रोन फोटोग्राफी कंपनी पिक्सल डू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं। श्री दुबे जी एक विशिष्ट बालिका के पिता हैं। विशिष्ट बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु इंदौर में कई निजी संस्थान हैं, परंतु वे निर्धन अभिभावकों की पहुंच से बाहर हैं। इन बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण सुगम और सुलभ हो, इस हेतु उन्होंने सन 2000 में सरस्वती शिशु मंदिर, साईनाथ कॉलोनी, इंदौर परिसर में सरस्वती संस्कार मंदिर की स्थापना की है। तो चलिए आइए हम स्वागत करते हैं श्री रविंद्र जी का इस मंच पर। नमस्ते। एक दुनिया परिवार की ओर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। बहुत बहुत नमस्कार सर आपको। मेरा परिचय वैसे दिव्या जी ने दे दिया है। मैं रविंद्र दुबे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। 36 साल तक नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ और वर्तमान में, जैसा कि दिव्या जी ने बताया, पिक्सल टू मीडिया कंपनी में डायरेक्टर हूँ, जो एक ड्रोन ड्रोन फोटोग्राफी कंपनी है और एरियल फोटोग्राफी करती है। मेरे परिवार में मेरी सहचरी रंजना, मेरा बड़ा बेटा प्रखर, बड़ी बहू चारू, पोती प्रचिति, छोटा बेटा प्रांशु, उसकी
पत्नी रिद्धि और मेरी प्यारी बिटिया प्रख्या हैं। प्रख्या और प्रांशु जुड़वा बच्चे हैं। प्रांशु एक कंपनी रन कर रहा है और प्रख्या मेंटली चैलेंज होकर हमारे साथ ही है। और मेरा सबसे कमजोर पहलू का है या स्ट्रांग पहलू का है, मैं बहुत ही भावुक हूँ और बात करते करते भावनाओं में ज़्यादा बह जाता हूँ। पुस्तक के प्रकाशन में भी जब हमने संपादन किया तो संपादन करते समय एक एक कहानियां जो है कम से कम तीन तीन चार चार बार पढ़ी होंगी, और हर बार पढ़ने पर भावुकता उतनी ही आती है जितनी पहली बार आई थी। और मैं कोशिश करूंगा कि इस सत्र में उतना भावुक नहीं हूँ जितना हो जाता हूँ। दिव्या जी, एक कहावत आपने सुनी होगी, जी जाके सर। पीर फटी न रिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। बिल्कुल। वही सभी समझते हैं एड़ियों में फट जाती है और उसका जो दर्द होता है वही जानता है जो जिसके पैर पर वही फटी होती है। इसी तरह से मानसिक दिव्यांगता एक ऐसा शब्द है जिसका थ्योरेटिकल सब जानते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या होता है ये केवल वे बच्चे ही जानते हैं और उनके माता पिता जो उनको संभालते हैं जी। वो जानते हैं। जब माता पिता को पहली बार पता चलता है कि उनका बच्चा मानसिक दिव्यांग है, विशिष्ट है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। उस समय उनके लिए टेक्निकल भाषा कोई मायने नहीं रखती है कि मानसिक दिव्यांगता क्या है, उसका स्तर कितना है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस सब से उन्हें कोई मायने नहीं रखते हैं। प्रारंभ में तो माता पिता अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए पूरी कोशिश लगाते थे, जी जान लगा करके उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि इन बच्चों की ग्रहण क्षमता कम होती है, सीखने की क्षमता कम होती है, इसलिए शीघ्र ही वो हार मानने लगते हैं। फिर वो देखते हैं किसी दूसरे पेरेंट्स को कि उन्होंने अपने बच्चों में ये डेवलप किया, वो गाना गाने लगा, वो खेलने लगा, या कोई जी। एक घटना होती है जो जीवन में उनको प्रेरणा देती है, तो फिर वो दुगने चौगुने उत्साह से काम करने लगते हैं, उनकी प्रगति में मदद करते हैं और सफल भी होते हैं। हम भी ऐसे ही अभिभावकों में से एक हैं। मेरी बिटिया प्रख्या, जब पता चला कि वो मानसिक दिव्यांग है तो हम हैरान परेशान हो गए। क्या करें क्या ना करें, सूझ ही नहीं रहा था। हमने हिम्मत जुटाई, कुछ आगे बढ़े, पर एक स्तर पर आकर के हम रुक गए। उसको अक्षर ज्ञान कराना बहुत ही कठिन लग रहा था, कैसे उसको पढ़ाएं क्या करें। हमने सोचा कि हमारी सिखाने की क्षमता और उसकी सीखने की क्षमता इतनी ही है, और हम हार मान करके एक जगह बैठ गए। बाद में एक ऐसी घटना हुई जिससे हमें प्रेरणा मिली। एक बार हम एक मेले में गए, वहां पर मेला देखते देखते डॉग शो हो रहा था, तो डॉग शो में हम गए। डॉग शो में जो है कुत्ते से कई सारे करतब कराए उन्होंने। एक कपड़े को सुंघा करके छिपा दिया, हम्म। उसको ढूंढ करके ला करके दे दिए। एक गोला था, उस गोले को आग से कपड़ा लपेट के जलाया और कुत्ते को उसमें से कूदने के लिए बोला, वो कूद गया। दो लोगों ने ऐसे रस्सी पकड़ी, उसको जो है उछल लंबी ऊंची कूद लगवाई, उसने लगा दी। लंबी कूद लगाई तो उसने भी 4-5 फीट की दूरी पर कूदा वो। और उसके बाद एक कुत्ते को बोला ये राम बोलेगा, और उसने 4-5 बार राम बोला तो कुत्ते ने भी कुछ आवाज निकाली, लेकिन वो स्पष्ट रूप से राम जैसा हम लोग बोलते वैसा तो नहीं था, लेकिन ऐसा आवाज जरूर हो रहा था कि उसने राम बोला है। हमें आवाज हुआ कि उसने राम बोला है, तब एकदम दिमाग में उथल पुथल हुई। और हमें लगा कि जब एक प्रशिक्षक कुत्ते को इतना प्रशिक्षित कर सकता है, इतने सारे कारनामे दिखा सकता है, सिखा सकता है, और राम भी बुलवा सकता है, तो प्रख्यात तो इंसान है। हम क्यों ना उसको जो है सब कुछ सिखा सकते हैं। और हम जो है एक नई तरह की ऊर्जा आ गई हमें, और अपने चौगुने उत्साह से दुगने उत्साह से हम इस काम में भिड़ गए, और हमने जो है उसको सिखाने की कोशिश की, और वो काफी कुछ सीखी भी। बाद में मैंने उस एक लेख लिखा जिसमें इस घटना को उल्लेख करते हुए मुझे जो प्रेरणा मिली वो सब लिखा, और लिख करके छोड़ दिया उसको। बाद में फिर मुझे विचार आया कि जिस तरह से मैंने इसके डेवलपमेंट के लिए काम किया, जिस तरह से किसी घटना से मुझे प्रेरणा मिली, हो सकता है किसी अन्य पेरेंट्स को भी अलग अलग तरीके अपनाए होंगे, क्योंकि इनके सीखने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो हर व्यक्ति ने जी। अपने अपने अलग प्रयोग किए होंगे। तो क्यों ना इन सारे प्रयोगों को या कोई प्रेरणादायक घटना हो, उनको एक संकलित करके एक किताब लिखी जाए। और मैंने प्रयास किया। प्रयास जी। करने पर मैंने जो है सब पेरेंट्स के अनुभवों को संकलित किया। उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए,
उन बच्चों में क्या डेवलपमेंट हुए, और उस बिल्कुल। डेवलपमेंट के जो है उन्होंने लिखा और एक पुस्तक बन गई। ये पुस्तक के पीछे की कहानी थी। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से सर आपने अपना प्रख्या का और इस पुस्तक का परिचय दिया है। और जैसा सर ने शुरुआत में कहा कि सर बहुत भावुक इंसान हैं और इस किताब में जुड़ी हर पन्ने पर लिखी कहानी सच में बहुत भावुक है। और यकीन माने सर, मैं प्रख्या के बारे में पढ़ने के बाद अगला पन्ना पलट ही नहीं पाई, क्योंकि ये पूरी पुस्तक ही पूरे भावों से परिपूर्ण है। सर, यहाँ पर एक छोटी-सी बात आपके साथ साझा करनी चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आपने किसी मेले में कुत्ते का एपिसोड देखा और आपको एक वो बोलते हैं जैसे आपको अंदर से मनोबल मिला कि हम प्रयास कर सकते हैं। सर, ये केवल ये एपिसोड शायद प्रभु ने आपको दर्शाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए ही बनाया था, जिससे आपने एक बार फिर से प्रयास करके प्रख्या के जीवन को एक नया रूप दिया। ये क्योंकि एपिसोड सर ये आपने अपनी पुस्तक में भी लिखा है और इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा भी करना चाहते थे कि ऊपर वाला पूरा साथ देता है अगर आपका मनोबल एकदम दृढ़ हो। तो उसका पूरा जीता जाता उदाहरण आज हमारे साथ श्री रविंद्र जी हैं। सर, यह पुस्तक जो है 62 अभिभावकों के साथ जुड़ी हुई श्रृंखला की पूरी एक पुस्तक है। आप हमें बताएं कि इस पुस्तक के प्रकाशन के दौरान क्या-क्या चुनौतियां आपको आई और साथ ही में आपने किस तरीके से एक-एक मोती को जोड़कर इस माला को पूरी तरह से पिरोया? इस पुस्तक का सबसे पहले तो मैंने शीर्षक ढूंढा, शीर्षक क्या रखा जाए। जी। तो इस समय जो है इन लोगों की दुनिया ही अलग होती है, इन बच्चों की, इन बच्चों के पेरेंट्स की दुनिया अलग होती है। आज यदि मान लीजिए किसी मेंटली चैलेंज बच्चे को बैठना सिखाया, चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, बोलना सिखाया, तो सामान्य लोगों को लगेगा कि ये तो क्या है, ये तो सब अपने आप सीख जाते हैं। जी। लेकिन अपने आप सीखते हैं, प्रयास करना पड़ता है, ये तो मेंटली चैलेंज बच्चों के माता पिता जानते हैं कितना प्रयास करना पड़ता है। बाकी सामान्य बच्चे तो अपने आप सीख जाते हैं। तो उनकी दुनिया और इनकी दुनिया भिन्न है, और इस दुनिया को बाकी लोगों के सामने लेकर के आना है। जी। और इस दुनिया में, इन बच्चों की दुनिया में क्या सफलता असफलता के पैमाने अलग है। बिल्कुल। क्या बैठना सीख गया, बहुत बड़ा काम किया, पेरेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है। चलना सीख गया, बोलना सीख गया, उसने माँ बोला, मामा बोला, तो इसके लिए कितनी खुशी मिलती है, अनुभव पेरेंट्स ही बता सकते हैं। बिल्कुल सर। और एक हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, जब हम पिछले जीवन का आकलन करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा बचपन बहुत ही अच्छा था, और हम सब चाहते हैं कि बचपन दोबारा आए, जी। है ना। लेकिन भगवान ने इन बच्चों को ये आशीर्वाद दिया है कि इनका बचपन दोबारा नहीं आएगा, ये बचपन में ही रहेंगे। बहुत बड़ी बात, गहरी बात सर आपने कह दी। तो भगवान ने जो हम मांगते हैं 60 साल 70 साल के होने के बाद कि हम बचपन में जिए, वापस बचपन में जाए, भगवान ने इनको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि ये हमेशा बचपन में ही रहे। तो इससे बड़ी मतलब जिसके लिए हम तरसते हैं उनको ये अपने आप मिल गया। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत गहरी बात सर ने कही है। जैसे हम आशा करते हैं कि हम अपना बचपन दोबारा से जी लें, ये बच्चे बचपन के उस पहलू में ही रहते हैं जहाँ पर निस्वार्थ प्रेम है और केवल प्रेम ही है और कोई दूसरा रूप ही नहीं है। उनके चलने, उठने, बैठने हर क्रिया में केवल प्रेम ही झलकता है। बहुत गहरी बात है सर। तो अब आगे बताएँ सर, ये पुस्तक के प्रकाशन की सर, यहाँ पर मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी। हमारे पास दर्शक जुड़े हैं, उन्होंने आपके लिए कमेंट भेजा है। एक दुनिया ऐसी भी एक अनोखी पहल है जो मेरा मानना है कि कई अभिभावकों के लिए प्रेरणास्पद और लाभदायक होगी। इस पुस्तक को संकलित करने के लिए श्री रविंद्र दुबे जी को साधुवाद। और मैं आशा करती हूँ कि द स्पेक्ट्रम ऑटिज्म के साथ इस पुस्तक का सफर इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाए। सर, ये मैसेज आपके लिए आया है। ये मैसेज ऋतु रांका जी ने भेजा है। थैंक यू, थैंक यू। जिस समय मुझे पुस्तक लिखने का विचार आया, तो जी। मैंने देखा कि कई सारे हर शहर में दो चार संस्थाएं तो है ही जो इस
क्षेत्र में कार्य करती है, जो बिल्कुल। पेरेंट्स द्वारा चलाई जाती है। और एक नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, परिवार। तो उस परिवार की साइट से मैंने हिंदी बेल्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, सबके उन संस्थाओं के मैंने नाम, पते, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब वहाँ से कलेक्ट किया है। और फोन नंबर भी जितने मुझे होते थे, इंदौर में भी जितनी संस्थाएं हैं, सबके संस्थापकों के, सारे टीचर्स के, सबके नंबर कलेक्ट किए। लगभग 250-300 टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस मेरे पास इकट्ठे हो गए। और जी। उन सबको मैंने ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, और इवन फोन पर भी बात की। लगभग 200-250 लोगों से फोन पर बात की। और लगभग 1.5 महीने तक मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। और मुझे लगा कि मेरा आइडिया फ्लॉप हो गया और मुझे शायद कोई आर्टिकल मिलेगा नहीं। और मैंने मतलब 3-3 बार फोन किए, 3-3 बार मेल किए, तो कुछ लोगों ने तो मेरे फोन को ब्लॉक कर दिया, कुछ लोगों ने स्पैम में डाल दिया, हम्म। कुछ लोग फोन उठाना बंद कर दिया। मेरे एक मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो इस क्षेत्र में मेरे साथ काम करते हैं और हर प्रोग्राम में साथ रहते हैं, उन्होंने भी मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। जब भी फोन लगाओ फोन नहीं उठाते थे। बाद में जब किताब पूरी हो गई तब उनको किसी अन्य के माध्यम से बोला, भैया फोन उठा ले, किताब बंद हो गई, आर्टिकल नहीं चाहिए। तब जाकर हाँ। के बात हुई। तो इस तरह से 1.5 महीने बाद मुझे पहला रिस्पांस आया। सीमा जी। आपने एक कविता लिखी, निशक्त नाम से, और मुझे ऊर्जा आ गई मुझमें कि चलो एक तो आया। उसके आने के बाद फिर मैंने प्रयास और तेज किए, और एक के बाद एक मेरे साथ सब जुड़ते गए। और काफी लोगों के आर्टिकल आए। कुछ लोग, ये लोग लेखक या तो नहीं है, कोई भी साहित्यकार नहीं है, लेखक नहीं है, तो इनको लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे कठिनाई मुझे आई जब इन लोगों को बात करके और इनको इसलिए तैयार करना कि अपने जीवन के कठिन पक्ष को समाज के सामने रखना है। कैसे रखना है? बिल्कुल। लोग ये कहने में झिझकते हैं कि हमारे बच्चे मानसिक दिव्यांग हैं, तो अपनी पूरी बात को कहना, कठिन पक्ष को समाज के सामने प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन काम था। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझाया कि ये आपके लिए नहीं है, समाज के लिए है। आपके जैसे अन्य बच्चे जो आपने प्रक्रिया अपनाई है उससे लाभ होकर के वो ठीक हो सकते हैं, तो लोग तैयार हुए। एक ने तो मुझे कहा कि भाई मुझे तो लिखना आता नहीं है, कैसे लिखूं, क्या लिखूं, कब नहीं, कभी नहीं लिखा। तब मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो है लिखना नहीं आता है, व्हाट्सएप पे वॉइस टाइपिंग होती है, वॉइस जी। टाइप करके भेजो। एक बार में 2 घंटे नहीं बैठ सकते। आज काम करते करते, खाना बनाते बनाते 2 लाइनें बोल दी, व्हाट्सएप पे कर दिया, शाम को भेज दिया, अगले दिन भेज दिया। तो उन्होंने 10 दिन तक मुझे कम से कम 25-30 व्हाट्सएप बैठे भेजे, 2-2 लाइन, 4-4 लाइन, उन सबको कंपाइल करके मैंने एक आर्टिकल तैयार किया। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हैं, जिन्होंने बोला कि भाई बहुत बिजी रहती हूँ मैं, काम नहीं कर सकती, कैसे लिखूंगी, क्या करूंगी। मैंने कहा वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दो। आप जब घर से क्लिनिक तक जाते हैं तब 10 मिनट तक इसी विषय पर कुछ बोलो। और हर रोज जो है 7-8 दिन तक क्लिनिक से घर जाते हुए, घर से क्लिनिक जाते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजा। और मैंने उसको जो है फिर टाइपिंग में उसको किया है। तो ये सब करने के बाद एक से एक जुड़ते गए 62 आर्टिकल मेरे पास तैयार हो गए हैं। ये इसका है कहानी। सर, आप का जो एक्सपीरियंस है उसने हमें ही निशब्द कर दिया है कि अ, एक पिता का जो परिश्रम है, कहीं वो कह सकते हैं गिरा पड़ा रेंगा फिर उठा फिर खड़ा हुआ और फिर चला, बस इसीलिए कि समाज में एक संदेश पहुंचा सके। और 62 अभिभावकों को एकत्रित करना 250 लोगों की भीड़ में से, हम समझ पा रहे हैं कि कितना जोखिम भरा काम रहेगा। पर उसका परिणाम आज हम सबके बीच में है और वो परिणाम बहुत ही सुंदर है। हम सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पुस्तक का एक बार सभी दर्शकों को पुस्तक जरूर दिखाएं। मैं स्क्रीन के पीछे मंच से शिवाली जी से रिक्वेस्ट करूंगी, शिवाली जी आप एक फोटो जरूर क्लिक कीजिएगा। जी। थैंक यू सर। इस पुस्तक पे शायद इस प्रश्न में आपने इसका उद्देश्य भी पूछा था। जी बिल्कुल सर, बताएं। इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? ये तो कहानी पुस्तक बनाने की हो गई। इस हाँ जी पुस्तक का बिल्कुल। उद्देश्य इन कहानियों को जन जन तक पहुंचाना है, बिल्कुल। और ताकि जो है समाज के अन्य लोग इन बच्चों की समस्याओं को, इन पिताओं की समस्याओं को, माता पिताओं की समस्याओं को समझे, और इसके लिए कितना सहयोग योगदान दे सकते हैं शिक्षण प्रशिक्षण के लिए,
उसके लिए वो आगे आए, समाज में सहानुभूति और समझ पैदा हो, ताकि जो है ये समझ, आजकल क्या है, मानसिक दिव्यांगता शब्द लोग शारीरिक दिव्यांगता से ज्यादा निकालते हैं। बिल्कुल राइट। अगर मानसिक दिव्यांगता लोग कम ही समझते हैं, तो मानसिक दिव्यांगता के बारे में वो जाने। क्योंकि क्या, शारीरिक दिव्यांगता मानसिक दिव्यांगता में एक विशेष फर्क ये होता है कि जो शारीरिक दिव्यांग होते हैं उनका मेंटल स्टेटस अच्छा होता है और वो समाज में अच्छे तरह से घुल मिल सकते हैं, अपना नौकरी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जबकि मानसिक दिव्यांग बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। उनको समाज के साथ घुलने मिलने के लिए बहुत ही प्रयास करने पड़ते हैं। इन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कितनी संघर्ष और कठिनाइयां उठाते हैं पेरेंट्स, इसको समाज के सामने लाना है, ताकि वो ये समझ सके कि कठिनाइयों में भी, संघर्षों में भी धैर्य और साहस को कायम रखा जा सकता है। कैसे कायम रखा जा सकता है, ये इन कहानियों को पढ़कर वो सीखे, और समाज में जागरूकता पैदा हो। जी और यही सब जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से सर आपने पूरी अभिव्यक्ति हमें बताई है। और बिल्कुल एक पिता के माध्यम से ये बहुत अच्छा मैसेज सर ने संदेश देना चाहा है कि हमें किसी की सहानुभूति नहीं, हमें केवल बच्चों के लिए एक जागरूक समाज चाहिए। हमें बच्चों के लिए केवल शिक्षण और प्रशिक्षण चाहिए, ताकि आज हमारे बच्चे भी समाज में साथ मिलकर चल सकें। थोड़ा विलंब होता है पर होता है। पर सर आपके प्रयासों ने और प्रभु की जो देन है, आशीष है, उसे बहुत सुंदर तरीके से सर आपका और प्रख्या का जो है तालमेल बिठाया है। सर यहाँ पर आपके लिए कुछ और संदेश आए हैं, मैं पढ़ना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल। सर ये संदेश है दीप्ति झाला जी से, जो इसी पुस्तक की एक लेखिका रही हैं। पहले तो सर बहुत बहुत अभिनंदन, मेरी बेटी को भी इस पुस्तक में स्टोरी है। अच्छा, मुझे इसका प्राउड है। बहुत बढ़िया। और सर हमारी एक और अभिभावक हैं जो उम्र से 80-85 बोल सकते हैं, दादी हैं, नानी हैं, पर दिल से बहुत बच्चों जैसी हैं, पूर्णिमा अम्मा जी। उन्होंने कहा है कि योर थॉट्स आर वेरी डीप सर, दीज चिल्ड्रन रिमेन चाइल्ड लाइक ऑल अलोंग। बिल्कुल पूर्णिमा अम्मा, ये बच्चे जीवन भर बच्चे जैसे ही निस्वार्थ प्रेम बांटते हैं। रुचि गुप्ता जी यहाँ कहती हैं कि मेनी थैंक्स टू यू सर फॉर ऑल योर हार्ड वर्क इन ब्रिंगिंग आउट दिस बुक। थैंक यू, थैंक यू। तो सर देखिए, अभिभावक आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पेरेंट ने अपना एफर्ट डालेंगे, हम ही समाज तक ये संदेश लेकर पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को कोशिश तो जरूर करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा लगता है जैसे अब आप बता रहे हैं, 62 लोगों का आपका एक परिवार बन गया है, जिन्होंने आपके परिश्रम में आपका साथ दिया है। तो बहुत सुंदर लगा सर जानकर। हम आगे जानना चाहेंगे सर कि आप इस समय समाज की किस विचारधारा में बदलाव लाना चाहते हैं। आपने उसका उल्लेख जरूर किया है, पर फिर भी हम दोबारा आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या विचारधारा में इस समय बदलाव देखना चाहते हैं सर। कई अभिभावकों को लगता है कि जी परिवार परिवार और समाज से उनको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता, जितना सहयोग उसको मिलना चाहिए। समाज के लोग इतना कहकर सांत्वना जरूर देते हैं कि भगवान ने इन बच्चों के लिए, इनकी परवरिश के लिए आपको चुना है, आप इनकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, इनको चुना है, बाकी कहीं होता तो शायद इतनी अच्छी परवरिश नहीं होती। जी देखिए, आप कर पाते हैं। इसके अलावा ज्यादा सहयोग समाज से मिलता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि समाज इन चीजों को समझे और इसमें जितना सहयोग हो सके वो करें। अभिभावक को या बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि मैं अकेला इस दुनिया में नहीं हूँ, बिल्कुल मेरे साथ मेरा पूरा समाज है जो इन बच्चों के साथ है। और इन बच्चों के लिए प्रेरणादायक या इनको शिक्षण प्रशिक्षण के लिए समाज आगे आएगा, तो मैं उतनी चिंता ना करूं, ये मेरी अपेक्षा है। अभी भी जी समाज में इतनी जागरूकता नहीं है मानसिक दिव्यांगता के प्रति। कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मानसिक दिव्यांग बच्चों को देख करके, है ना, जिसका मैं उपयोग यहाँ नहीं करना चाहूंगा शब्दों का। समाज जी में इन सर। बच्चों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो इन बच्चों को प्यार और स्नेह चाहिए, इनमें भी दिल होता है। ये प्यार बिल्कुल प्यार और दुत्कार को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।
यदि आपने एक बार प्यार कर लिया तो वो आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। धुतकार दिया तो शायद जीवन भर कभी भी आपके पास जाएंगे नहीं। जी। प्यार धुतकार को अच्छी तरह समझते हैं। कई पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इन बच्चों के साथ खेलने नहीं देते हैं, खेलने से मना करते हैं। तो जी। इससे दोहरा नुकसान है। एक तो जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं उनको साथ नहीं मिलता, और दूसरा जो सामान्य बच्चे जिनको खेलने के लिए मना किया जाता है, उसमें संवेदना, सहिष्णुता या जो प्रेम या समाज के प्रति लगाव होना चाहिए वो डेवलप नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो वो चीज यदि डेवलप करना है तो समाज के हर हिस्से से, हर घटक से बच्चों को मिलना चाहिए, बिल्कुल। है ना। अच्छा, अभी क्या है कि इन बच्चों का लालन पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण बहुत महंगा है। जी। और कई सारे पेरेंट्स ऐसे, मेरे ख्याल से इन बच्चों के पेरेंट्स में 80% पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको जो है इस तरह का खर्च वो वहन नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। ऐसी संस्थाएं जो इनको शिक्षण प्रशिक्षण दे रही है और आर्थिक संसाधनों के कारण अच्छा नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे लोगों को आर्थिक सहयोग दे, या संस्थाएं खोले जो इस तरह के शिक्षण प्रशिक्षण में काम आए। सर्व सुविधा युक्त शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र बहुत कम है। शायद इंदौर में, यदि अपन इंदौर का उदाहरण लें तो इंदौर में एक ही संस्था है जो सरकारी है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं जो है, भौतिक व्यवस्थाएं, वो अप टू द मार्क नहीं है। एक जी। इंदौर में इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज है, वहाँ पर ये प्रयास किए कर रहे हैं, मतलब मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। तो ये योजना है कि 250 इस तरह के बच्चे या व्यक्ति उसमें आजीवन रहें, ऐसी व्यवस्था हम करें। और शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है वहाँ पर। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने एक इस बच्चे की अपने बच्चे की समस्या समझ कर सरस्वती शिशु मंदिर में खोला है। इंदौर में ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे बच्चों की समस्याएं भी समझी और एक एक संस्था खोल दी। तो हमारे दिवाकर भाई शाह हैं, यशवंत पजवानी हैं, दीप्ति जैन हैं, डॉक्टर सक्सेना हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक एक संस्थाएं खोल दी। ये एक एक व्यक्ति ने एक एक संस्थाएं हैं, तो इस तरह जी। की संस्थाएं कई सारी खुले तो काम चले। अब इंदौर में आबादी 28 लाख की आबादी है। यदि 0.5% भी हम मानसिक दिव्यांग माने बच्चे, तो लगभग 14,000 बच्चे इंदौर में होंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल। संस्थाएं हैं, 20-25 संस्थाएं हैं, और हर संस्था में एवरेज 25 बच्चे हैं। तो 25 संस्थाएं और 25 बच्चे जोड़े तो 625 बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण मिल पा रहा है। जी। बिल्कुल। 13,000, 13,500 बच्चे अभी भी शिक्षण प्रशिक्षण के दूर हैं। वंचित है। तो ऐसे जो है शिक्षण प्रशिक्षण के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाज खोले, सरकार उसमें सहयोग दे, तो ये काम आसानी से हो सकता है। और माता पिता का भी वजन कम होगा, उनको भी निश्चिंत होंगे। एक सबसे बड़ी समस्या होती है माता पिता की, जिससे के लिए परेशान होते हैं कि हमारे बाद बच्चों का क्या, क्या होगा। कौन जी। संभालेगा। तो इसके लिए इन बच्चों के लिए सरकार को एक आवास की सर्वसुविधा युक्त आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, और उस व्यवस्था में भी सारी सुविधाएं हों। और जो संचालक गण हैं, उन संचालक गण में भी जो मेंटली चैलेंज बच्चे उनके पेरेंट्स हों, तो वो समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ करके बेहतर समझ पाएंगे। बेहतर समझ पाएंगे, और उन बच्चों का लालन पालन ऐसा होगा जैसे उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे जो है यहाँ इंदौर में इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज का, जैसे मैंने बताया, अभी उन्होंने हॉस्टल बनाया है। तो वहाँ हम्म। भी 60 बच्चों के रहने की व्यवस्था है। और वहाँ पर एज ग्रुप कुछ नहीं है, 60 साल का एक व्यक्ति भी है, 45 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है। तो इस तरह से अभी 15 बच्चे वहाँ पर है। जी। इंदौर में एक डॉक्टर अनामिका जैन है, और उनके हस्बैंड अजय जैन है। उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया कि वो एक मल्टी बनाने का प्लान कर रहे हैं, और उस मल्टी में उन्हीं लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे जिनके बच्चे मेंटली चैलेंज हैं। तो एक परिवार के बजाय 16 परिवार एक साथ होंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागी होंगे, और वो बिल्कुल। जो है उन बच्चों के डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकेंगे। उज्जैन में इस तरह से एक प्रयास हो रहा है, जूनागढ़ में एक हॉस्टल है। तो ऐसे गिनती के संस्थाएं हैं जहाँ पर आवास की व्यवस्था है। तो मैं चाहता हूँ कि समाज और सरकार हर शहर में कम से कम 10-10, 15-20 ऐसे संस्थान खोले जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं हों, और ये हो। और दूसरा, जो आर्थिक सहायता है,
जी। अभी मध्य प्रदेश शासन में स्कॉलरशिप है मानसिक हम्म। दिव्यांग बच्चों के लिए, जिसमें 600 रुपये प्रति माह है। अच्छा। अब आप सोचिए, तो जब तक माता पिता है तब तक तो 600 रुपये कोई मायने नहीं रखते, बिल्कुल। लेकिन माता पिता नहीं होंगे तब भी 600 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि 600 रुपये में क्या होता है। तो बिल्कुल। कम से कम शासन को इतनी स्कॉलरशिप या इतना मानदेय देना चाहिए कि एक व्यक्ति का जीवन यापन अच्छे तरह से हो सके, जी। समाज में जागरूकता पैदा हो। जो विशेष शिक्षक हैं, विशेष प्रशिक्षक हैं, वो विशेष प्रशिक्षक शिक्षक जो है समाज के अन्य लोगों को जागृत करें। इन बच्चों के साथ, इन पेरेंट्स के साथ तो काम कर ही रहे हैं, इनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये समाज के अन्य लोगों के लिए भी सेमिनार्स रखें, ताकि वो इन बच्चों की समस्याओं को समझें और अपने अपने स्तर पर जितना सहयोग वो दे सके दें, ताकि समाज का ये हिस्सा जो आज उपेक्षित ही है, मैं तो उपेक्षित ही कहूंगा क्योंकि क्या ज्यादा लोग जी। अवेयर नहीं है, तो जो उपेक्षित है वो अपेक्षित बने, लोग बिल्कुल। उनको चाहने लगे, उनके साथ काम करने लगे, उनके साथ मिलने जुलने लगे, तो उन लोगों का जो जीवन भार बन गया है वो सबको आभार दें। ऐसा काम करे, ये समाज से इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ बताया कि समावेशी समाज की केवल बात करने से समावेशी समाज तैयार नहीं होगा। हम सबको जागरूक होकर अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी हम एक समावेशी समाज तैयार कर सकते हैं। और सर यहाँ पर फिर से कुछ कमेंट्स हैं, मैं पढ़ना चाहूंगी सर। अच्छा, तो पूर्णिमा अम्मा जी हमारी बोल रहे हैं कि वो केवल 74 ईयर्स की हैं। सो आई एम सॉरी पूर्णिमा अम्मा, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। यहाँ पर नीना जी बोलते हैं, थैंक यू सर फॉर ब्रिंगिंग अप दिस बुक विच इज द नीड ऑफ द आवर, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू नीना जी। इसके बाद दीपक सक्सेना जी कह रहे हैं, नाइस एंड फ्रूटफुल टॉक। थैंक्स दीपक जी। सो हमारे साथ मैं जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय निकाल कर आप आए। जी सर बताएं, आप क्या मैं बोल रहे थे। मैं रखे की कहानी भी 2 मिनट में सुनाना चाहता हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल सर अ, बिल्कुल। जी बिल्कुल साझा करें। कहानी शुरुआत से ऐसा है कि मेरा जो है बेटा, बड़ा बेटा है प्रखर, 1982 का बर्थ है। जी। वो जब 6 साल का हो गया तब जब जैसे बाहर जाता था तो किसी का भाई है, किसी का बहन है, वो अकेला घर में, हम तीन थे, हमें भी लगता था कि भाई जो है घर में छोटा परिवार है, भाई बहन कुछ होना चाहिए। जी। और हमने परिवार बढ़ाने का फैसला लिया। 14 फरवरी 1989 को मेरे घर में भाई या बहन चाहिए था, लेकिन भाई बहन दोनों पैदा हुए। बिल्कुल। घर की लक्ष्मी भी आई, घर का कुल दीपक भी आया, और बिल्कुल। सभी बहुत खुश थे। रंजना के ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी उसके चेहरे पर जो खुशी थी जी। उसका शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 7 दिन बाद जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया, खाली इतना बोलता है कि प्रज्ञा की आंखों की जांच करा लेना, जी। बाकी सब ठीक है। उसके बाद हम उसको जो है नानी के घर लेकर के आए। हमारे यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी नानी के घर ही हाँ होती जी। है, ऐसा है। तो वहाँ लेकर के आए, वहाँ पर उसको रखा। रंजना कमजोर थी, उससे दोनों बच्चों का लालन पालन एक साथ हो ये संभव नहीं था। जी। वो सोचती थी कैसे लालन पालन करें, पर कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया, भाई तुम और एक अकेली अनोखी नहीं हो, और भी कई लोग होते हैं जिनके 2 बच्चे होते हैं। जी। आ, यहाँ लगता है सर की स्क्रीन फ्रीज हो गई है। आ, हम रविंद्र जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ दोबारा जुड़े। जी। सो जब तक रविंद्र सर आते हैं, मैं और दिव्या, हम, दिव्या आपके पास पुस्तक है, आप उसमें से अगर कुछ पढ़ना चाहें। पुस्तक में मेरे पास। बहुत सारी हाँ। पुस्तक में हाँ बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और जो अभिभावक हमसे यहाँ जुड़े हैं अभी, आप देखेंगे हाँ। कि आने वाले 3 महीनों में हम इन सभी अभिभावकों के साथ एक ऐसा ही सेशन रखेंगे, और जिसमें आप उनके मन की बात सुन सकेंगे।
जिन अभिभावकों को ये पुस्तक आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो इसका लिंक हम इसी चैट में अभी डाल देंगे, तो आप जरूर वहां से वो पुस्तक लेके पढ़ें। दिव्या, आप इसमें से कुछ पढ़ना चाहें तो जरूर सुनाएं। देखिए शिवाली, आपने कहा और मैंने किताब खोली है और एक बहुत सुंदर कविता जी। बेटियों के ऊपर निकली है। मैं पहले उनके जिन्होंने लिखी है, जिनकी स्वरचित ये कविता है, पूजा काकाणी जी, जो इंदौर से ही हैं, केसर बाग से। मैं उनकी कविता दर्शकों के साथ साझा करती हूँ। हर किसी की किस्मत में कहाँ बेटियां, हर किसी की किस्मत में कहाँ बेटियां, प्रभु की कृपा से यह नसीबों से मिलती हैं ऐसी प्यारी बेटियां। देवी का रूप देवों का मान है बेटियां, देवी का रूप देवों का मान है बेटियां। घर को जो रोशन करे वह चिराग होती हैं बेटियां। माँ की छांव पिता का अभिमान है बेटियां, माँ की छांव पिता का अभिमान है बेटियां। कनक तो मेरे घर की है यह नन्ही कली, मेरी तमन्नाओं के फूलों से है खिली। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूं जो यह मुझको मिली, मेरे जीवन में बंध गई खुशी की लहर, मेरे जीवन में बंध गई खुशी की लहर। कनक के सपने उसके पिता के कंधे पर सजते हैं, उसकी खुशियों के लिए जो हर दर्द सहते हैं। कनक पर उनका दुलार न कोई कहानी है, यह तो बेटी और पिता के बेहतरीन रिश्ते पर ईश्वर की मेहरबानी है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है और ये पढ़ने का सौभाग्य हमें मिला यहाँ पर। बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, पिरोया है अपने शब्दों को। और जैसे हम अभी रविंद्र जी से सुन रहे थे, उनके साथ चर्चा कर रहे थे, तो अभी हमें पता चला कि 14 फरवरी को ही प्रख्या का जन्म हुआ और बस 14 फरवरी दस्तक दे रही है दरवाजे पर और उनका जन्मदिन भी आने वाला है। तो सबसे पहले जब तक रविंद्र जी जुड़ते हैं वापस, हम अपने इस मंच जुड़ के, गए हाँ जी जुड़ गए। जुड़ तो सर जुड़ गए सबसे जुड़ पहले गए। आप आगे बात को बढ़ाएं, हम आपकी बात चर्चा पूरी जरूर करेंगे। हम पूरे मंच की तरफ से प्रख्या बिटिया को हार्दिक जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहेंगे सर। अभी एक हफ्ता है और थैंक यू। हाँ जी सर। चलिए सर, हाँ, आप हमें तो बताएं, आगे का सफर बताएं सर, जोड़िए। और ये डिस्टरबेंस हो गया था थोड़ा, लिंक कोई दिक्कत नहीं सर। ये है ना, तो किसी को हम रख नहीं सकते थे। सारा रंजना ने ही जो है उसकी फिजियोथेरेपिस्ट, एजुकेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सभी का काम उसी ने किया। सारे काम, घर के काम के साथ साथ माँ का रोल भी उसने अदा किया, उसकी फ्रेंड दोस्त का रोल भी अदा किया। जी उसके डेवलपमेंट स्टोन्स जो थे, माइल स्टोन्स थे, हर डिले हो रहे थे। लेकिन हम शुरू में तो ये समझे कि ये सामान्य प्रक्रिया है, कुछ बच्चे देर से बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। लेकिन बाद में हमें लगा नहीं, कुछ गड़बड़ है। जब वो जी 3 महीने की थी तब वो लेटी रहती थी और लेटे लेटे रोती थी। लेकिन जैसे ही हम उसको गोद में उठाते थे तो चुप हो जाती थी। तब हमें लगा कि नहीं, ये स्पर्श का एहसास या अपनेपन का एहसास उसको कुछ होता है। तो मुझे अच्छा लगा। जी जब मैं उसको गोद में लेकर के शाम को घुमाने के लिए निकलता था, तो जब हम घर से दूर दूर जाते थे तब तक वो चुप रहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने पलटी खाई या घर के डिस्टेंस कम होने लगा और उसने रोना चालू किया, तब ये लगा कि नहीं, वो जो है उसको दूरी का भी एहसास है, वापस घर जा रहे हैं ये भी एहसास है। तो जो है वो काफी खुशी मिलती थी इन चीजों की, नहीं उसको समझता है। जब उसको जो है बात करते थे वो नजरें नहीं मिलाती थी 3 महीने तक। उसके साथ करो, जोर से बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हम बड़े चिंतित होते थे कि भाई ये देखती भी है या नहीं देखती है, बोल पाएगी, बोल सुन पाएगी नहीं सुन पाएगी, जब सुनेगी नहीं तो जी बोलेगी नहीं। तो बहुत ही परेशान होते थे। सर, लेकिन आपकी क्या आवाज नहीं आ पा रही है करें, हम तक। रविंद्र जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो अभी जो है बहुत ही आवाज अभी आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है। सफर का मजा, सफर का आनंद चुनौतियों के साथ ही है और
आज भी हम देखिए छोटी-छोटी चुनौतियों का से संघर्ष कर रहे हैं और पर हम डेफ़िनेटली सेशन को पूरे अच्छे से अंत तक ज़रूर लेकर जाएँगे और रविंद्र सर सर कोशिश एक कर बार रहे आप फिर से बोले, आपकी आवाज आ रही थी, आप एक बार बोले। मेरी हाँ, आवाज़ आ रही है? आपकी भी आ रही है, सर की भी आ रही है। मेरी भी आ रही है। मुझे नहीं आ रही थी, मुझे सिर्फ़ कोई बात सर नहीं, हाँ प्लीज जी, कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, आवाज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। चलिए। तो हमें जो है लगता था कि वो हाँ देख जी भी सर। पाएगी या सुन भी पाएगी, सुन नहीं पाएगी तो बोलेगी कैसे। हम बड़े ही हताश हो गए थे। एक बार जो है घटना हुई, रंजना खाने की थालियां लगा रही थी और खाने की थाली लगाते लगाते उसके हाथ से थाली छूट गई। प्रख्या मेरी गोदी में थी और एकदम से चौंकी। तब फिर मुझे लगा कि नहीं, वो बोल पाएगी, मतलब सुन पाएगी और सुनेगी तो बोलेगी। और हम इतने भावुक हो गए कि हम दोनों पति पत्नी लगभग 2 घंटे तक आग पकड़कर रोते रहे। उसके बाद जो है उसको सरस्वती शिशु मंदिर में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद उसको जो है सरकारी स्कूल में भी भर्ती कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराया, वहां पे भी जो है फीस ज्यादा थी, जाने आने का किराया ज्यादा था। तब विचार किया कि भाई ये सब जो है खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग तो सहन कर पाएंगे, बाकी जो गरीब लोग हैं वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में एक कक्षाएं खोली। उसके बाद जो है कुत्ते वाली घटना मैंने बताई थी। वो घटना होने के बाद हम जो है काफी उत्साहित हुए, आगे बढ़े। उसको बोलने के लिए रंजना जो है बार बार बोलती थी। हमें पता लगा कि वो सुनती है। तो जितना हम होते थे उससे लगभग 4 घंटे में 2 घंटे लगातार बोलते रहते थे। रंजना उसको पुरानी फिल्मों के गीत सुनाती थी, कविताएं सुनाती थी, बोलने का प्रयास कराती थी। उसने धीरे धीरे शब्द बोलना शुरू किए, उसने वाक्य बोलना शुरू किए। उसके बाद उसने गाने सीखे, बहुत पुराने पुराने गाने उसको याद है। हम शुरू में उसके लिए चित्रों वाली किताब लेकर के आए, लेकिन चित्रों की किताबों को वो हाथ नहीं लगाती थी। तो हम दोनों जो है पति पत्नी किताब को लेकर के किताब देखते थे, घंटों देखते थे। धीरे धीरे उसमें रुचि आ गई, हमसे किताब लेना चालू की। किताब में उसने चित्र देखना चालू किए, हर चित्र के बारे में पूछती थी। तो यातायात के साधन, फूल फलों के नाम, ये सब उसने इस माध्यम से सीखा। उसके बाद अक्षर सिखाने के लिए हम एक बोर्ड लेकर के आए जिसमें खांचे बने हुए थे, जिसमें जो स्वर और व्यंजन हम जमा सकते थे। तो शुरू में हमने अपने आप स्वर व्यंजन जमाना चालू किए, 3-4 दिन तक जमाया। तब फिर उसको रुचि आई, उन्होंने एक एक उठा करके जमाना चालू किया। उसको बोलते थे कि क को उठा, क को उठा। और इस तरह से एक एक चीज को 5-5 बार बोलते थे। तो शुरू में 5 अक्षरों को उसको सिखाया। वो 5 अक्षर जब सीख गई, अगले 5 दिन में 5 अक्षर सिखाए। तो उस बोर्ड के माध्यम से हमने उसको अक्षर ज्ञान दिया। उसके बाद टेढ़ा काम था, 12 खड़ी सिखाना, क क की। तो उसके लिए हमने कार्डबोर्ड पर 12 टुकड़े बनाए और इसमें एक पे क लिखा, एक पे का लिखा, एक पे की लिखा। और उसको देते थे, ये क है, ये का है, ये की है। और ऐसा करके 8-10 दिन तक ये देने लगे। उसके बाद उससे उठवाने लगे हम, ये का उठा करके दे, तो वो उठा करके देने लगी। और वो इस तरह से सीख गई। जी तो इस तरह से जी। हमने उसको अक्षर ज्ञान कराया। और बोलने में वो इतना, शुरू में बोलती नहीं थी, लेकिन बाद में वो इतना बोलना चालू कर दिया कि हम भी परेशान होने लगे। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैं हम लोग मिले प्रख्या से एक दिन इसी मीटिंग के दौरान, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें अपनी सारी बातें बताई। तो आपने जो भी शुरुआती दौर में जितना भी परिश्रम किया, आपने और रंजना जी ने, वो हमें दिखता है प्रख्या में अब जब हम उनसे बात करते हैं। और ये सही है कि जो आपने शुरू में कहा कि आप भावुक हो सकते हैं, मुझे लगता है भावुक होना बहुत ही इससे कम में तो हम लोग ये सोच भी नहीं सकते, जितनी जितनी आप लोग की एक परिश्रम रहा है बच्चे के साथ शुरुआत से लेके अब तक। तो भावुक होना तो सर हम सभी का भावुक होना बनता है। और बहुत मतलब साहस की बात है जिस तरीके से आप लोगों ने ये पुस्तक में अपने अपने विचार सभी ने लिखे हैं, मतलब आपने इसको कंपाइल किया, सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। सर हम चाहेंगे कि इस पुस्तक में आपने अपनी एक कविता भी लिखी है, जो अगर आप थोड़ा अपने आप को संभाल कर हमें ये कविता सुना पाए। मैं समझ रही हूँ आप बहुत भावुक हैं अभी, लेकिन आपकी कविता जब आपके मुंह से सुनेंगे तो हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगी। मैंने
प्रख्या बंद करके उसको सोच करके उसके मनोभावों को व्यक्त करने की कोशिश की है। जी और लोग बोलते हैं निशक्त है, लेकिन प्रख्या बोलती है मैं निशक्त नहीं। जी ये मनोभाव है। कोई सशक्त है, कोई निशक्त है। कोई सशक्त है, कोई निशक्त है, कोई भक्त तो कोई अभक्त है। माना मैं सशक्त नहीं पर निशक्त भी तो नहीं। माना मैं सशक्त नहीं पर निशक्त भी तो नहीं। थोड़ी अलग हूं पर कमजोर नहीं। मेरा मन है स्वतंत्र, मेरे सपने हैं विशाल। दुनिया की सोच में मैं नहीं हूं बेमिसाल। दुनिया की सोच में मैं नहीं हूं बेमिसाल। मैं हूं एक कहानी अनकही अधूरी। दुनिया ने समझा मैं हूं बस मजबूरी। दुनिया ने समझा मैं हूं बस मजबूरी। हर चुनौती स्वीकारी है, मैंने हर चुनौती स्वीकारी है। दुनिया की हर बाजी नहीं मैंने हारी है। दुनिया की हर बाजी नहीं मैंने हारी है। खास बात यह है, क्यों किसी से तुलना करते हो? क्यों किसी से तुलना करते हो? तुलना कर कर कुढ़ते हो। मेरी क्षमता को पहचानो तुम, उसको मत कम आंको तुम। मैं जितना भी कर लेती हूँ उतना तो मानो तुम। मैं जितना भी कर लेती हूँ उतना तो मानो तुम। कभी चिप्पी में छुपा, कभी हंसी में छुपा। मेरे इरादों की गहराई में कोई ना मुझको समझा। तुम तो मेरे अपने हो तो मुझको तो समझो तुम। तुम तो मेरे अपने हो, मुझको तो समझो तुम। मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं, सहकार चाहिए। मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं, सहकार चाहिए। हर सफलता पर मेरी फूल हार नहीं। हर सफलता पर मेरी फूल हार नहीं, बस प्यार और प्यार चाहिए। घर भावनाओं को मेरी समझोगे तुम। घर भावनाओं को मेरी समझोगे तुम। क्षमता में मेरी कमी नहीं पाओगे तुम। तब मैं निशक्त नहीं जानोगे तुम। तब मैं निशक्त नहीं मानोगे तुम। तब मैं निशक्त नहीं मानोगे तुम। ये बहुत सुंदर आपने ये कविता लिखी। और शायद प्रख्या अगर जब कभी वो अपनी बात कहें तो शायद उनका भी जो अनुभव कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ दीपक सक्सेना जी जुड़े हैं फेसबुक में हमारे साथ, और मैं उनका कमेंट आपके लिए पढ़ती हूँ। दीपक जी कहते हैं, एक ऐसी किताब जो समाज की आंखें खोलने की क्षमता रखती है। किताब पढ़ने के बाद हमारा नजरिया इन बच्चों की तरफ से बदल गया। उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। श्री दुबे भाई साहब को बधाई। नीना जी कहती हैं, थैंक यू सर फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस बुक विच इज द नीड ऑफ द आवर। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रश्मि सूद कहती हैं, योर एक्सपीरियंस टुडे आर गाइडिंग फोर्स फॉर मेनी पेरेंट्स। और बहुत से हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़े हैं। अनामिका जी कहती हैं, मोटिवेशन स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत सारा आशीर्वाद इन सभी बच्चों को मिल रहा है। रश्मि जी थैंक यू। कहती हैं, रंजना जी के बारे में जो आपने बताया उसके लिए रश्मि का कहना है, मदर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, एंड आई एम a firm believer that parents, in particular mother's gut feeling is very important. She will be the first person to understand that something is not right. और बहुत सारे यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए कमेंट्स आ रहे हैं। जो लोग हमसे फेसबुक पे जुड़े हैं उन सभी का बहुत दिल से आभार। इस पुस्तक का लिंक हमने इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप ज़रूर इसे अमेजोन पे जाके खरीदें। जिन लोगों ने खरीदा है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें अमेजोन पे, क्योंकि इस पुस्तक से जो भी धनराशि एकत्रित होती है वो इन्हीं बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड है, उन्हीं की तरफ जाएगी। और इसी के साथ मैं दिव्या को ये सेशन क्लोज करने के लिए इनवाइट करती हूँ। दिव्या, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच। ये बहुत सुंदर उदाहरण हो गया है आज कि एक छोटे से कार्यक्रम, 1 घंटे के कार्यक्रम में भी हमने कुछ चुनौतियों को सामना किया है और बहुत सुंदर तरीके से हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर भी आ गए हैं। सर, बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ आए अपना कीमती समय निकाल कर। हम इस कार्यक्रम को अंत करें उससे पहले हम एक बार फिर जानना चाहेंगे निष्कर्ष में कि आप बाकी अभिभावकों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं तो? अ, धन्यवाद दिव्या जी। जी। सफलता के लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। हमारे जी। लक्ष्य क्या है और हम क्या चाहते हैं ये स्पष्ट रूप से हो। उस बिल्कुल लक्ष्य सर। तक पहुंचने के लिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए ये तय करें। हर कदम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें।
एक एक हिस्सों को पूर्ण करते हुए कदम दर कदम बढ़ाएं। ये छोटे छोटे कदम ही हमें सफलता की राह पर ले जाएंगे और सफलता आपके कदमों को चूमेगी। एक महाभारत में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपने कर्म किए जाएं और बिल्कुल सर। फल जो है ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। जो फल हमें मिलेगा ईश्वर अच्छा ही देगा। हम सफलता और असफलता को उसके परिणामों से नहीं नापे, उसके रिजल्ट से नहीं नापे, बल्कि प्रयासों से मापे कि हमने कितने प्रयास किए हैं। धैर्य, प्रेम, त्याग, समर्पण से चुनौतियों का सामना करते रहें। हताशा और निराशा को अपने जीवन में कभी ना आने दें। सफलता निश्चित मिलेगी। मेरा बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। जीवन में सफल हों। बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कही हर एक बात हम आशा करते हैं सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगी। और कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव पर लेके जा रहे हैं और यहाँ पर हम सभी दर्शकों और अभिभावकों से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे साथ एक प्लेज लें और एक शपथ मिलकर ग्रहण करते हैं कि हम समावेशी होने और अद्वितीय को स्वीकार करने की शपथ लेते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले यहाँ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आप सभी से हम पुनः जल्द दोबारा मुलाकात करने का ज़रूर एक वचन देते हैं और इस कार्यक्रम को अब हम विराम देना चाहेंगे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। और ये कड़ी यहीं पर समाप्त नहीं होगी सर, आपसे अभी हमने बहुत सारा आशीष और ज्ञान वापस बटोरना है। एक मुलाकात दोबारा आपसे ज़रूर करेंगे सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद दिव्या जी, और सभी दर्शकों का आभार जिन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। जी और सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो चलिए दोबारा ज़रूर मिलते हैं जल्द ही और तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।